हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी कमलेश्वर की प्रसिद्ध कहानी है कस्बे का आदमी। शुरू करते हैं कहानी। सुबह 5 बजे गाड़ी मिली। उसने एक अपार्टमेंट में अपना बिस्तर लगा दिया। समय पर गाड़ी ने झांसी छोड़ा और 6 बजते बजते डिब्बे में सुबह की रोशनी और ठंडक भरने लगी। हवा ने उसे कुछ बुदबुदाया। बाहर के दृश्य साफ हो रहे थे, जैसे कोई चित्रित कलाकृति पर से धीरे धीरे ट्रेसिंग पेपर हटाता जा रहा हो। उसे ये सब बहुत भला सा लगा। उसने अपनी चादर टांगों पर डाल ली। पैर सिकोड़ कर बैठा ही था कि आवाज़ सुनाई दी, पढ़ो पटे सीताराम, पढ़ो पटे सीताराम। उसने मुड़कर देखा तो प्रवचनकर्ता की पीठ दिखाई दी। कोई खास जाड़ा तो था नहीं, पर तोते के मालिक रुई का कोट जिस पर बर्फनुमा सिलाई पड़ी थी और एक पतली मोहरी का पाजामा पहने नजर आए। सिर पर टोपा भी था और सीट के सहारे एक मोटा सा सोटा भी टिका था, पर न तो उनकी शक्ल ही दिखाई दे रही थी और न तोता। फिर वही आवाज़ गूंज उठी, पढ़ो पटे सीताराम सीताराम। सभी लोगों की आंखें उधर ही ताकने लग गई। आखिर उससे न रहा गया। वह उठकर उन्हें देखने के लिए खिड़की की ओर बढ़ा। वहाँ तोता भी था और उसका पिंजरा भी, और उनके हाथ में आटे की लोई भी, जिससे वे फुर्ती से गोलियां बनाते जा रहे थे और पक्षी को पुचकार पुचकार कर खिलाते जा रहे थे। पर तोता पूरा तोता चश्म ही था। उनकी बार बार की मिन्नत के बावजूद उसका कंठ नहीं फूटा। गोलियां तो वह निगलता जा रहा था, पर ईश्वर का नाम उसकी जबान से नहीं फूट रहा था। लौटते में एक नज़र उसने उन पर और डाली तो लगा जैसे चेहरा पहचाना हुआ है। वह अपनी सीट पर आकर बैठ गया। दिमाग पर बहुत जोर डाला, पर याद नहीं आया। तभी उन्होंने तोते की ओर से दृष्टि हटाकर शिवराज की ओर देखा। अंगूठा और तर्जनी निरंतर एक रफ्तार से अब भी गोली को शक्ल प्रदान कर रहे थे। माथे पर लहरें डालते हुए, आंखों को गोल कर, कुछ अजीब निरीह सा मुंह बनाकर वे शिवराज को संबोधित करते हुए बोले, शिबू, शिवराज है ना तू? और अपना नाम उनके मुंह से सुनते ही उसे सब याद आ गया। ये तो छोटे महाराज हैं। वे जाति के वैश्य थे, पर कर्म के कारण महाराज पुकारे जाने लगे थे। म्यूनिसिपैलिटी की दुकानों के पास वाली इमली के नीचे बैठकर वे पानी पिलाया करते थे। कस्बे की सबसे रौनकदार जगह वही थी। वहीं कुएं पर छोटे अपनी टांगें तोड़े, जांग तक धोती सरकाए, जनेऊ डाले, चुटिया फहराए, नंगे बदन टीन की टूटी कुर्सी पर जमे रहते। गांव वाले पानी पी पी कर एक आध पैसा उनके पैरों के बीच उसी कुर्सी पर रख कर चल देते। पैसा पाकर वह सामर्थ्य भर आशीर्वाद देते। जब एक कूल्हा दर्द करने लगता तो दूसरी तरफ जोर डालने के लिए थोड़ा सा कसमसाने, और उसमें अगर कहीं कुर्सी ने खाल दबा ली तो 3-4 मिनट लगातार कुर्सी को गालियां देते रहते। लगे हाथों ननकू हलवाई को भी कोसते जिसने प्याऊ के लिए कुर्सी दी थी। तब छोटे महाराज की उम्र कोई खास नहीं थी, यही 35-36 के करीब रही होगी। छोटे महाराज के बाप दादा सोने चांदी का काम करते थे। काफ़ी पुराना घर था, दुकान थी। पर जब बाप मरे तो छोटे की उम्र बहुत कम थी। माँ पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी। बाप के मरने के बाद दूर के रिश्ते की एक चाची आकर सब देखभाल करने लगी। फिर बहुत बड़ी सी चोरी हुई और छोटे का घर तबाह हो गया। चाची को तीरथ की सूझी तो छोटे को साथ लेकर चल दी। खर्चे की ज़रूरत पड़ने पर एक मुख्तार से जब तब रुपए मंगवाती रही। छोटे साथ थे, सो रसीद भेजते रहे। आखिर जब तीरथ से वापस आए तब 5-6 बरस उसी दुकान में और रहना हुआ। फिर मुख्तार ने मूल और ब्याज के बदले
एक दिन मकान कुर्क करा दिया। गवाही में छोटे के हाथ की रसीदें पेश कर दी और औने पौने में मकान झाड़ दिया। तब से उनकी चाची ने जनाने अस्पताल में नौकरी कर ली और छोटे बिस्कुटों का ठेला लगाने लगे और घूम घूम कर बाजार की सड़कों पर चीखने लगे, 1 पैसे में 50 बिस्कुट इनाम, जितना लगाओगे उतना पाओगे। ठेले में मैदा के छोटे छोटे बिस्कुटों का ढेर लगा रहता। एक कोने पर एक बड़ी सी फिरकनी रखी रहती जिस पर नंबर के खाने बने रहते और उस पर एक सुई नाचती रहती। जब कोई पैसा लगाकर घुमाने वाला न मिलता तो खड़े खड़े स्वयं घुमाते रहते। जितना नंबर आता उतने बिस्कुट गिनते और फिर ढेर में डालकर अनाज की तरह रोड़ते रहते। कभी करारे करारे 20-25 छांट लेते, सुई घुमाते, अंटी से 1 पैसा निकाल कर पैसा रखने वाले फूल के कटोरे में छन से मारते और जितना नंबर आता उतने गिनकर बाकी के ढेर के सुपुर्द कर जलपान कर लेते। लेकिन इस तरह कैसे पेट पलता। फिर एक होम्योपैथिक डॉक्टर की दुकान को रोज़ सुबह खोलने और झाड़ने पहुंचने का काम ले लिया। 2-4 घरों का पानी बांध लिया। तड़के उठकर 4-4 डोल खींचकर डाल आते और डॉक्टर की दुकान की सफाई आदि करके कोने में पड़े मोढ़े पर इज्जत से दोपहर तक बैठे रहते। डॉक्टर साहब की अनुपस्थिति में मरीजों के हालचाल पूछ लेते, कुछ देसी दवाइयों के नुस्खे बताते और जर्मन दवाइयों की अहमियत समझाते। तभी से छोटे अपने को बहुत कुछ एक छोटा मोटा वैद्य समझने लगे थे। मरीज की दशा देखते ही रोग का ऐलान कर देते। तमाम रोगों के इलाज पर उन्होंने दखल जमा लिया था। जब मोतियाबिंद हो जाने के कारण डॉक्टर साहब को दुकान बंद कर देनी पड़ी तो छोटे अपने कोठरी में ही एक छोटा सा औषधालय खोलने का मंसूबा बांधने लगे। रतनलाल अतार ने के यहाँ से 8-10 आने की जड़ी बूटियाँ भी बंधवा लाए, जिन्हें घोट पीस और कपड़ छन करके सफ़ेद शीशियों में भरा और ताक में सजा दिया। फसली बुखार, हीरे, हरे पीले दस्त, नाक कान सिरदर्द आदि की हुक्मी दवाइयाँ बांटने का ऐलान भी कर दिया। पर गली के परिवारों का सहयोग न मिलने के कारण उन्होंने इस नेक इरादे को छोड़ दिया। सारी हकीमी दवाइयों को थोड़ा थोड़ा करके चूरन की पुड़ियों में मिलाकर उन्होंने आखिर अपने पैसे सीधे कर लिए। इस तरह के न जाने कितने घरेलू धंधे उन्होंने चलाए। जन्म से वैश्य होते हुए भी प्रकृति से परोपकारी होने के कारण उन्हें ब्राह्मणत्व की भी प्राप्त करना ही था। इसलिए जब गली टोले के लड़कों ने उन्हें प्याऊ पर बैठते देखा और चमकदार काली पीठ पर जनेऊ दिखाई पड़ा तो वंशगत भावनाओं से अनजान कर्मगत संस्कारों के आधार पर उन्हें महाराज पुकारने लगे। तभी से छोटे लाल छोटे महाराज हो गए। जिस इमली के नीचे वे बैठते थे उस पर देव की कृपा से महूक ने छत्ता घर लिया। तो एक दिन अंधियारे पाख में जाकर स्टेशन के पास से एक कंजर पकड़ लाए। छत्ता बटाई पर तय हो गया, पर छोटे महाराज शहद का क्या करते। चलते वक्त उसे कस दिया कि आधे दाम कल आ जाएं। पर महीना भर टल गया। झोंपड़ी पर तकाता करने पहुँचे, नगद पैसे तो मिले नहीं। अच्छी खासी डांट लगाकर पैसे के बदले में तोता छांट लिया। कंजर ने मिन्नत की कि तीनों तोते पेशगी दामों के, इस पर जाएगा, इस बार जाएगा तो उनके लिए भी पकड़ लाएगा। पर छोटे न माने, 2-4 गालियां सुना दी। तेज में बोले, मेरे पैसे क्या हराम के थे, वह भी तो पेशगी में से ही है, ला निकाल जल्दी इस टुइयाँ को। और तभी से ये तोता उनके पास है, जिसे जान की तरह चिपकाए रहते हैं। शिवराज ने प्रसन्नता से उन्हें देखा। पालांगे महाराज कहकर बोला। इधर निकल आए महाराज, बहुत जगह है। जब वह पास आकर बैठ गए तो उसने पूछा, झांसी किसके यहाँ गए थे। यहीं एक ब्याह था, उसमें आए थे, आना पड़ा। अपनी कहो, लेकिन देख पहचाना कैसे। नज़र कमज़ोर है लल्ला, पर अपने गली कूचे के पले लोगों की तो महक बहुत होती है और
वे धीरे धीरे गर्दन हिलाने लगे। अंगुलियों के बीच गोली अब भी नाच रही थी और पिंजरे में बैठा संतू गोली के लालच से मुंह खोलता, आंखें बंद करता, पर बोलता नहीं था। बदन तो तुम्हारा एकदम लटक गया है, पहले से चौथाई भी नहीं रहा, शिवराज बोला। उसे कुछ दुख सा हो रहा था। जब उसने पिछली मर्तबा देखा था तब कितने हट्टे कट्टे थे। यूँ उम्र का उतार तो था, पर इतना फ़र्क तो बहुत है। भला उम्र बने बनाए आदमी को इतनी जल्दी भी तोड़ सकती है। गाड़ी की चाल धीमी पड़ गई। छोटे महाराज ने संतू के पिंजरे को तनिक ऊपर उठाया, उसकी ओर प्यार भरी दृष्टि से निहारते रहे। तोता कुछ बोला। छोटे महाराज के मुख पर मुस्कान दौड़ गई। बड़े स्नेह से पुचकारते हुए शिवराज को बताने लगे, इसका नाम संतू है, यानी संत। जब बोले तो बानी बोले, हाँ, संत बानी सीताराम। इतना कहते कहते वे अपनी ही बात में डूब गए। गाड़ी रुकी और मामूली सी स्टेशन था। छोटे महाराज ने पेट पर हाथ फेरा और फिर हिलाते हुए बोले, देखो शिब्बू, कुछ खाने पीने का डोल है यहाँ? मिठाई वाला पास से गुजरा। शिवराज ने रोक लिया। छोटे महाराज बोले, कुछ ठीक ठाक हो तो पाव आध पाव। मिठाई लेकर पैसे शिवराज ने दे दिए। दोनों हाथों में दोना पकड़कर शिवराज के सामने करते हुए बोले, लो शिब्बू, चखो तो जरा, अच्छी हो तो पाव भर और ले लो। और इससे पहले कि शिवराज चखे, उन्होंने खुद पोपले मुंह में एक टुकड़ा डालते हुए अपनी राय प्रकट कर दी, है तो अच्छी, बुलाओ उसे। शिवराज को बात कसक गई। वह चुप ही बैठा रहा। झांककर मिठाई वाले को बुलाने की कोई दिखावटी चेष्टा भी उसने नहीं की, पर जैसे ही मिठाई वाला फिर गुजरा, उनकी दृष्टि पड़ गई। उसे रोकते हुए बोले, हाँ भाई, जरा पाव भर और दे दो। तो शिवराज की ओर मुखातिब होकर बोले, ले लो शिब्बू, असल में बात यह है कि मुझसे अब कोई ऐसी वैसी चीज़ तो खाई नहीं जाती, दांत ही नहीं रहे। खोया बोया थोड़ा आसान रहता है ना, कहकर उन्होंने निष्काम भाव से खाना शुरू कर दिया। पैसे उसने फिर दे दिए। खाते समय छोटे महाराज का नीरे सा मुंह और एकदम सट जाने वाले जबड़े देखकर उसे रहम आ गया। उनकी झुकी गर्दन, बार बार पलकों का झपकना, जरा जरा करके खाना, जैसे सारे कार्य और तन की सारी भाव भंगिमाओं उसमें लाचारी थी। उन्होंने एक टुकड़ा पिंजरे में डाल दिया, तोते ने खा लिया। पुचकारते उन्होंने फिर टुकड़ा डाल दिया। वे स्वयं खाते रहे, संतू को खिलाते रहे। फिर बात चल निकली और उसी के मध्य उनका स्टेशन भी आ गया। स्टेशन से बाहर आने पर शिवराज और छोटे महाराज एक ही इक्के में बैठ गए। 2 सवारियां और हो गई। इक्का चला तो हचकोला लगा। छोटे महाराज अपने तोते के पिंजरे को पटरे से बाहर लटकाए किसी तरह बैठे रहे। अस्पताल के पास वह इक्के से उतर पड़े। संतू का पिंजरा पटरी पर रख दिया और झोले में से कुछ निकालते हुए कहने लगे, मैं यहीं उतरा जाता हूँ, चाची को ब्याह का हालचाल बताकर कोठरी पर जाऊँगा। हाँ, तुमसे एक काम है। ये एक कपड़ा है सिल्क का, वहीं शादी में मिला था, मेरे को भला क्या काम आएगा, तुम अपने काम में ले आना। बात खत्म करते करते उन्होंने वह कपड़ा झोले से निकालकर शिवराज की गोद में रख दिया। शिवराज ने लेने से इनकार किया, पर वे नहीं माने। शिवराज भी जब नहीं माना तो बहुत झुंझला कर कपड़ा इक्के में फेंक कर संतू का पिंजरा, झोला और सोंटा लेकर बड़बड़ाते चल दिए। अरे पूछो, मेरे किसी काम का हो तो एक बात भी है, जिंदगी भर में एक चीज़ दी, उसके लिए भी इनकार। सब वक्त की बातें हैं, रहम दिखाते हैं मुझ पर। तेरे बाप होते तो अभी इस बात पर चटक जाती। फिर मुड़कर ऊंचे स्वर में बोले, पैसे नहीं है मेरे पास, इक्के वाले को दे देना। और वे जनाने अस्पताल के फाटक में गुम हो गए। दूसरे दिन सवेरे महाराज अपनी कोठरी में दिखाई दिए। देहरी पर बैठे कर्रा रहे थे। कभी कभी बुरी तरह से खांस उठते, सांस का दौरा पड़ गया। गली से शिवराज निकला तो पिछले दिन वाला बात के कारण उसकी हिम्मत कुछ कहने की नहीं पड़ी। सोचा कतरा कर निकल जाए, पर पैर ठिठक रहे थे। तभी हाँफते हाँफते छोटे महाराज बोले, अरे शिब्बू, फिर कर्रा कर
टुकड़े टुकड़े करके कहने लगे, दौरा पड़ गया है कल रात से। हाँ, अब कौन देखे संतू को, बड़ी खराब आदत है इसकी, गर्दन सलाख से बाहर कर लेता है। रात भर बिल्ली चक्कर काटती रही बेटा, क्षण भर को पलक नहीं लगी। अपने होश हवास ठीक नहीं तो कौन रखवाली करे इसकी, अपने घर रख लो, बेफिक्र हो जाऊं। और इतना कहकर वह बुरी तरह हाँफने लगे। गले में कफ घड़घड़ा आया तो औंधे होकर लेट रहे, पीठ बुरी तरह उठ बैठ रही थी। शिवराज अच्छा कहकर पिंजरा उठाकर चलने लगा। तोते को एक बार पूरी आंख खोलकर उन्होंने ताका। उनकी गंदली गंदली आंखों में एक अजीब विरह मिश्रित तृप्ति थी, जैसे किसी बूढ़े बाप ने अपनी लड़की विदा कर दी हो। सिर नीचा करके उन्होंने एक गहरी सांस खींची, जैसे बहुत भारी ऋण से उऋण हो गए हों। 3-4 दिन हो गए थे। छोटे महाराज की हालत खराब होती जा रही थी। अकेले कोठरी में पड़े रहते, कोई पास बैठने वाला भी नहीं था। चौथे दिन हालत बहुत कुछ ठीक नजर आई। सरकार देहरी तक आए, घुटनों पर कोहनियाँ रखे और हथेलियों से सिर को साधे हुए कुछ ठीक से बैठे थे। कभी कर्रा उठते, धांस लगती तो खांस उठते, पर उनके चेहरे पर अथाह शोक की छाया व्याप्त हो रही थी, जैसे किसी भारी गम में डूबे हों। उनकी आंखों में कुछ ऐसा भाव था जैसे किसी ने उन्हें गहरा धोखा दिया हो। उनके कानों में बार बार संतू की वह कातर आवाज़ गूंज रही थी जो उन्होंने दोपहर में सुनी थी। दोपहर संतू की कातर आवाज़ जब शिवराज के बरौंठे से सुनाई दी तो वे घबरा गए थे कि कहीं बिल्ली की घात तो नहीं लगा गई है। बड़े परेशान रहे, पर उठना तो बस में था नहीं। शिवराज के घर की ओर बहुत देर आस लगाए रहे कि कोई निकले तो पता चले। काफ़ी देर बाद मुनवा तोते के 2-3 हरे हरे पंखों का मुकुट बनाए माथे से बांधे 2-3 बच्चों के साथ खेलता दिखाई पड़ा। देखते ही सनाका हो गया। संतू की पूंछ के लंबे लंबे पंख। किसी तरह बुलाकर पूछा तो पता चला कि मुनवा को राजा बनना था। सो उसने संतू की पूंछ पकड़ ली। बात की बात में 2-3 पंख नुच गए। छोटे महाराज का जैसे सारा विश्वास उठ गया, ये लड़का तो उसे मार डालेगा। इस वक्त तबीयत कुछ ठीक मालूम हुई। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना डंडा पकड़ा। हिलते कांपते शिवराज के बरौंठे में पहुँचे और अपना तोता वापस मांग लिया। कोठरी में आकर उसकी बूंची पूंछ देखते रहे, पर मुंह में से कुछ नहीं बोले। संतू को पुचकारा तक नहीं। शाम हो आई थी। तिराहे पर लालटेन जल गई थी। पूरी गली में उदास अंधियारा भरता जा रहा था। उन्होंने संतू को पिंजरे के भीतर रखकर कोठरी के दरवाजे उड़का दिए और फिर नहीं निकले। भीतर कुछ देर खुटपुट करते रहे, फिर रात को आवाज़ नहीं आई। सवेरे शिवराज उधर से निकला तो कोठरी की ओर निगाह डाली। दरवाजे उसी तरह भिड़े थे। उसने धीरे से खोलकर झांका, देखा महाराज सो रहे थे। चुपचाप धीरे से दरवाज़ा बंद करने लगा तो गली के राम नारायण बोल पड़े, क्यों आज नहीं उठे महाराज अभी तक? और इतना कहते कहते उन्होंने पूरे दरवाजे खोल दिए। दोनों ने गौर से देखा। तोते का पिंजरा सिराहने रखा था, जिस पर कपड़ा ढका था कि कहीं बिल्ली की घात न लग जाए, परंतु छोटे महाराज का पिंजरा खाली पड़ा था। पंछी उड़ गया था। छोटे महाराज ने स्वयं तो नहीं पढ़ा था, पर रामलीला आदि में सुनने के कारण ये उनका पक्का विश्वास था कि अंतिम काल में यदि राम का नाम कानों में पड़ जाए तो मुक्ति मिल जाती है। पता नहीं उनके अंतिम क्षणों में भी संतू तोते की वाणी फूटी थी या नहीं। ये थी कमलेश्वर की एक प्रसिद्ध कहानी कस्बे का आदमी। अगर आपको अच्छी लगी हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।